हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस रचना स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो जैसा कि अक्सर परिवार में होता है कि बच्चा का नाम क्या होगा, तो कभी कभी माँ, कभी कभी पिताजी या फिर रिलेटिव्स भी नेम सजेस्ट करते हैं। इनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। पिताजी चाहते थे कि बच्चा का जो नाम है जनरल ली के नाम पर रखा जाए, जबकि इनकी माँ जो थी इजाबेल, वो स्कॉटिश मूल की थी, एक बहुत बड़ी कवयित्री थी, पोएटेस थी, और वो चाहती थी कि स्कॉटलैंड के जो द ग्रेटेस्ट पोएट थे रॉबर्ट बर्न, उनके नाम पर इनका नामकरण किया जाए। दोनों में बहुत इस चीज को लेकर के हुआ कुछ, लेकिन अंत में कॉम्प्रोमाइज हुआ, और कॉम्प्रोमाइज का नतीजा यह हुआ कि बच्चा का जो नाम है दोनों का मिक्स, अर्थात रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रखा गया। ठीक है। जब ये मात्र 11 साल के थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो परिवार चलाने की जो जिम्मेदारी है इनके माँ के कंधों पर आ गया। माँ वेल एजुकेटेड महिला थी, अपने गांव के ही एक ग्रामर स्कूल में वो पढ़ाना चालू कर दी, और उसी स्कूल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनके भाई बहन भी जाकर के पढ़ने लगे। शुरुआती दिनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी, कविता लिखने में रुचि बढ़ने लगी। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब क्या कहते हैं, शरीर से बहुत कमजोर थे, अक्सर बीमार पड़ जाते थे, और पिताजी का देहांत हो चुका था, माँ अपना घर परिवार चला रही थी, तो इनके कंधा पर भी जिम्मेदारी आ गई थी, और घर परिवार को हेल्प करने के लिए इन्होंने मुर्गी पालन भी किया, अंडा बेचने का भी काम किया। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि जब ही वॉज ओनली 19, ही कंपोज हिज फर्स्ट पोएम द बटरफ्लाई। और वो जो द बटरफ्लाई कविता है, वो उस समय की बहुत ही फेमस मैगजीन, जो न्यूयॉर्क मैगजीन थी, उस इंडिपेंडेंट, उसमें वो कविता प्रकाशित हो जाती है। जैसे ही कविता प्रकाशित हो जाती है तो बहुत इनका नाम चारों तरफ फैलने लगता है। यद्यपि ये शाई नेचर के थे, ये किस नेचर के थे, ये इंट्रोवर्ट थे, शाई नेचर के थे, और लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं था, रिजर्व रहना चाहते थे। लेकिन जब इनकी कविता प्रकाशित हो गई, लोग जानने लगे, और भी कविता प्रकाशित होगी, जैसे जैसे कविताएं प्रकाशित होने लगी, लोग इनको पढ़ने लगे, लोग इनको जानने लगे, तो फिर भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी से, भिन्न भिन्न कॉलेजेस से, भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन से इनको इनविटेशन आने लगा। जब जब इनविटेशन आने लगा तो संकोच और साइनेस कब तक टिकता, और अंततः इनको लोगों से मिलना जुलना, मतलब ये सब चालू हो गया। और हम देखते हैं कि दुनिया की 40 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनको ऑनरेरी डिग्रीज भी इनको दी, और उसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज का भी नाम है। अगर इनकी कुछ फेमस पोएम्स की चर्चा किया जाए, फायर एंड आइस है, द रोड नॉट टेकन है, बर्चेज है, द मेंडिंग वॉल है, आउट आउट है, कम इन है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, ये सब बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। इन रचनाओं के चलते इनको अपने लाइफ टाइम में 4-4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। पहला जो पुलित्जर प्राइज था 1924 में, द न्यू हैम्पशायर जो कलेक्शन था, जिसमें आज की जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, उसमें प्रकाशित हुई थी, और इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी, चाहे वो पोएट हो, ड्रामाटिस्ट हो, या नॉवलिस्ट हो, स्टोरी राइटर हो, जब
उसकी रचनाओं के कुछ अंश को जब हम एपिग्रामेटिकली यूज करने लगते हैं, जब लोग उसको एक कोटेशन के रूप में कहीं कहीं रेफरेंस के रूप में देने लगते हैं, तो ये बात समझ जाना चाहिए कि दैट पोएट, दैट राइटर हैज बिकम इम्पोर्टेंट, हैज बिकम फेमस। और इनके साथ भी हुआ, जैसे कि हम लोग कोट करते हैं शेली की या फिर वर्ड्सवर्थ की या फिर जितने फेमस राइटर हैं हम लोग कोट करते हैं, जैसे कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, या फिर चार्ली द फादर ऑफ मैन, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, या फिर अ ब्यूटी ऑफ थिंग इज जॉय फॉर एवर, या इस तरह का जो भी कोटेशंस होते हैं, फूल्स रश फेयर, एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो ये सब एपिग्रामेटिकली यूज होने लगता है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी जो रचना है उसमें से लोग यूज करने लगते हैं, जैसे कि गुड फेंसेज मेक अ गुड नेबर, या फिर द अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर लव। ये सब जो है, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, वो इन्हीं की इनकी कविता जो बहुत फेमस कविता है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि इनकी जो कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यह वर्ल्ड फेमस पोएम है। एक ऐसी कविता जो कि पूरे विश्व में पढ़ी गई, जानी गई, और आज भी इवन इंडियन सिलेबस में, भिन्न भिन्न बोर्ड्स में, भिन्न भिन्न कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लेवल पर ये सब पढ़ने को है। तो सबसे पहले हम यह देखना चाहें कि यह जो क्या कहते हैं, यह जो पोएम है वो 1922 अर्थात 1922 में दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और 1923 में प्रकाशित होती है द न्यू हैम्पशायर जो कलेक्शन है, और इसी कलेक्शन के लिए 1924 में इनको फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मिलता है। यह कविता या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी कविताएं हैं देखने से बहुत ही सिंपल लगती हैं, और क्या कहते हैं, कॉमन मैन के जीवन पर वो आधारित देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग इन द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो ऊपर का जो मीनिंग है, जो सतही मीनिंग है, जो सरफेस लेवल का जो मीनिंग है, वो तो कहने के लिए हो, मतलब जो असली मीनिंग है वो उसका जो सेकंड, मतलब जो अंदर जाने पर जो मीनिंग दिखाई पड़ता है वो रियल मीनिंग है। कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ फिलोसॉफिकल पोएट। ये अपने सिंबोलिज्म के लिए जाने जाते हैं, ये अपने इनको नेचर पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि नेचर पर आधारित, नेचर से संबंधित ये सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज हमें ख्याल रखना होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर पोएट बट नॉट इन द सेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ भी नेचर पोएट हैं, लेकिन उनकी जो रचना है उसमें नेचर को अलग ढंग से डिपिक्ट किया गया है, और इनकी जो कविताएं हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं, इनमें नेचर को एक अलग ढंग से डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइटल है अ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, कहाँ स्टॉप होने की बात हो रही है? और स्टॉपिंग बाय का अर्थ यहाँ है करीब, ठीक ना। और स्टॉपिंग बाय वुड्स, कहाँ ठहरना? तो वुड्स के पास ठहरना, वुड्स के नजदीक ठहरना, और वो टाइम क्या है? ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग माने वह इवनिंग जिस इवनिंग में स्नो फॉल हो रहा हो, हिमपात हो रहा हो, बर्फ पड़ रहा हो। तो शाम का समय है, जंगल है पास में, और वहां कोई खड़ा है। तो कौन खड़ा है? आइए देखते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। कभी कह रहा है कि ये जंगल किसके हैं। देखिए, फॉरेस्ट अलग होता है, वुड्स अलग होता है। फॉरेस्ट बहुत विशाल जंगल होता है और वुड्स एक बहुत छोटा जंगल होता है, ठीक है। तो और ये भी थोड़ा ग्रामेटिकली मैं बता दूं कि वुड माने होता है सूखी लकड़ी,
लेकिन जब उसका प्लुरल वुड्स हो जाता है तो अब वो उसका अर्थ जंगल भी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हुज वुड्स। अब यहाँ अर्थ ये नहीं निकालेंगे कि किसकी लकड़ियाँ हैं, नहीं, हुज वुड्स किसके जंगल है, ये आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, शायद मुझे पता है, क्योंकि वह आदमी जो है उसका जो घर है वो गांव में है। और ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, गांव में वो रहता है इसलिए वो मुझे यहाँ नहीं मुझे देख सकता है कि मैं उसके जंगल को निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ। और वह वुड्स जो कि स्नो से फिल हुए हैं, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, स्नोफॉल हो रहा है, हिमपात हो रहा है, मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा जो नन्हा घोड़ा है, मेरा जो प्यारा घोड़ा है, उसको क्वियर लग सकता है, विचित्र लग सकता है, अजीब लग सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हूँ, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है और उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। तो मेरे घोड़ा को ये विचित्र लग सकता है। और वो कहाँ मैं खड़ा हूँ, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक तरफ वुड्स हैं, दूसरे तरफ फ्रोजन लेक है। फ्रोजन लेक माने वो जो झील जो कि हिमपात के चलते, बर्फ पड़ने के चलते, ठंडा होने के चलते वो जम चुका है। देखिए और आगे क्या कर रहा है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे अंधेरी वो शाम है। मतलब अगर थोड़ा सा जियोग्राफिकली हम देखना चाहें तो हम गेस कर सकते हैं कि परहैप्स द टाइम, परहैप्स द सीजन ऑफ, वो जो इस कविता को लिखने का जो है वो होगा जब विंटर सोल्स्टाइस का समय होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि माई लिटिल हॉर्स, मेरे नन्हे घोड़े को, मेरे प्यारे घोड़े को ये विचित्र लग सकता है कि मैं बिना फार्म हाउस का मैं एक जगह पर खड़ा हूँ जहाँ की एक तरफ जंगल है, दूसरे तरफ जमी हुई झील है और इस साल की सबसे अंधेरी शाम है, सबसे डार्केस्ट इवनिंग है। और इसलिए घोड़ा क्या करता है, इसलिए घोड़ा संकेत करता है, घोड़ा इशारा करता है। कैसे? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स शेक, अपने हार्नेस बेल को, उसके शरीर में वो जो लगा रहता है हार्नेस, उसमें जो घुंघरू लगा हुआ है, जो घंटी लगा हुआ है, उसको हिलाता है और वो यह पूछना चाहता है, वो यह जानना चाहता है कि इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक से तो नहीं यहाँ खड़ा हो गए हो, क्योंकि वैसा कोई भी एक भी कंडीशन दिख नहीं रहा है जिसके चलते यहाँ खड़ा होना चाहिए। वो तो ऐसा समय है, डार्केस्ट इवनिंग है, तुरंत अपने घर को जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ये क्यों खड़े हैं? शायद कोई मिस्टेक हो गया है क्या? The only other sounds the sweep of easy wind and the downy flake, और एकदम चारों तरफ सन्नाटा है। अगर सन्नाटा को कोई चीर रहा है, सन्नाटा को कोई भेद रहा है, तो बस वो है हवा की आवाज और जो स्नोफॉल हो रहा है, हिमपात हो रहा है, उसकी आवाज, वरना बाकी सब चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई न आदमी न कुछ, है ना। The only other sounds the sweep ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ठीक है, इसके बाद है लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। ये जो लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम है, एक आलोचक के अनुसार, एक महान क्रिटिक के अनुसार, वो उनका कहना है कि दीज लास्ट 4 लाइन्स आर द कोर ऑफ द पोएम। ये क्या है? इस कविता के कोर है, मतलब आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि दीज 4 लाइन्स आर द हार्ट ऑफ द पोएम, है ना। और ये 4 लाइन अक्सर कोट की जाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अक्सर अपने स्पीच में इस लास्ट 4 लाइन जो है इसको कोट किया करते थे। वही नहीं, 27 मई 1964 को जब हमारे जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ तो देखा गया कि उनका जो ऑफिशियल टेबल जो था, ऑफिस टेबल जो था, उस पर उनके हैंड रिटेन में, मतलब उनके अपने राइटिंग में ये लास्ट 4 लाइन लिखे हुए थे। इससे पता चलता है कि मतलब ये कविता कितनी मोटिवेशनल है। तो ये जो लास्ट 4 लाइन क्या कहती है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत आकर्षक हैं, बहुत घने हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, कभी चाहता है,
वो व्यक्ति चाहता है कि मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं वुड्स के पास, बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत मनमोहक दृश्य है, वो चाहता है कि खड़ा हो जाऊं, थोड़ा देख लूं, निहार लूं, लेकिन उसके अंदर एक बात जो आ रही है वो क्या, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, और अगर मैं खड़ा हो करके देखता रहूंगा तो अभी तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको मुझे निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले अभी मुझे मीलों चलना है। मतलब कहने का मतलब है कि सोने से पहले मुझे बहुत सारा काम करना है। और जैसा कि मैं बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कॉल्ड अ फिलोसॉफिकल पोएट, उनको फिलोसॉफिकल पोएट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह लाइन माने सबसे बड़ी फिलॉसफी है जीवन की। ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी कविता हम कह सकते हैं कि ऐसे देखने पर, सरफेस लेवल पर देखा जाए तो यह कविता जस्ट लाइक अ एनेक्डोट है, कोई घटना किसी व्यक्ति का पर्सनल टाइप का है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह पर्सनल दिखने वाली कविता, यह पर्सनल ना हो करके यूनिवर्सल है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और इस कविता के साथ अपने आप को, इस कविता के साथ अपने आप को कनेक्ट न कर पा रहा हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। और इस कविता को देश दुनिया के बड़े बड़े विद्वान अपने अपने ढंग से ट्रांसलेट भी किए हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में। भारत में हरिवंश राय बच्चन जो कि हिंदी के बहुत बड़े पुरोधा थे, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, वो क्या कहते हैं, पथ की पहचान, है ना, जो बीत गई सो बात गई, वो सब के जो लेखक थे हरिवंश राय बच्चन, चूंकि वो प्रोफेसर थे अंग्रेजी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इस कविता को ट्रांसलेट किया है। और ये जो लास्ट 4 लाइन्स है वो कहते हैं, किस प्रकार अनुवाद करते हैं, गहन सघन मन भावन बन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। देखिए यहाँ जो चलने की बात हो रही है कविता में, वो सरफेस लेवल पर तो है, दिन वो चलने वाली बात है, लेकिन यहाँ ये अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ये जिम्मेदारियों की बात हो रही है कि, और यहाँ जो स्लीप है, यहाँ जो स्लीप है वो एक सामान्य स्लीप नहीं है। अगर रियल सेंस में देखा जाए तो स्लीप है वो डेथ, जिसके बाद हम दोबारा नहीं जगते हैं। तो मरने से पहले कवि कह रहा है कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम निपटाने हैं, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उन सब को निपटा करके ही, है ना। तो यह कविता अपने आप में बहुत क्या कहते हैं, मोटिवेशनल कविता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की यह कविता आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो संकोच न कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।